उफ खुदाया अब्रिश, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम क्या कर रही हो? इतनी शॉपिंग, वो भी इस महंगे तरीन ब्रांड से? अगर कार्ड डिक्लाइन हो गया ना, तो हमारी इज्जत का तो यहाँ जनाजा ही निकल जाएगा। यार कुछ तो ख्याल करो। मिसाल ने घबराहट के आलम में अब्रिश के कान में सरगोशी की, तो उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे, क्योंकि सामने काउंटर पर मौजूद सेल्स गर्ल एक एक करके उनके मुंतखब करदा जोड़े स्कैन कर रही थी। और स्क्रीन पर बिल का हिस्सा तेजी से ऊपर जा रहा था, जो कि 1 लाख के करीब पहुंच चुका था। ईशा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड आएगा और उन्हें पकड़कर बाहर निकाल देगा। लेकिन उन दोनों के बरअक्स अब्रिश बड़ी सुकून से काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो तो बड़े इत्मीनान से नाखूनों का जायजा ले रही थी, जैसे ये रोज की बात हो। उसने अपने बालों की लट को उंगली के ऊपर घुमाया और एक भरपूर मुस्कुराहट अपनी दोनों कजन्स की तरफ उछाली। तुम दोनों ना बस डरपोक ही रहना सारी जिंदगी। अरे मैं हूं ना साथ। जब मैं कह रही हूँ कि सब सेट है, तो फिर क्यों खाम खाम में अपने नन्हे मुन्ने दिमागों पर जोर डाल रही हो? देखती जाओ अभी क्या होता है। अब्रिश ने बड़े एतमाद से अपने पर्स से वो सियाह रंग का चमकदार प्लॉटियम कार्ड निकाला और सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ा दिया, जो कि बिल देखकर खुद भी थोड़ी हैरान थी। मैम, आपका बिल 1,50,000 रुपये बना है। सेल्स गर्ल ने मौदबाना अंदाज में कहा तो विशाल और ईशा के हलक से जैसे सांस ही अटक गई। 1,50,000 रुपए? ईशा ने आंखें फाड़ कर स्क्रीन को देखा और फिर बेयकीनी से अब्रिश को, जो कि बड़े स्टाइल से अपना कार्ड मशीन की तरफ बढ़ा रही थी। उसके हाथ में जरा भी लर्जिश नहीं थी। हालांकि ये कार्ड उसका अपना नहीं था, बल्कि उसके घर के सबसे खतरनाक फर्द यानी कि फयाज सिकंदर का था, जिसके नाम से ही घर के मुलाजिम तो क्या, घर वाले भी कांपते थे। मगर अब्रिश तो जैसे आज मौत को दावत देने निकली थी। कार्ड मशीन में गया और इन चंद सेकंड में मिशाल और ईशा ने दर्जनों दुआएं मांग ली थी कि काश मशीन खराब हो जाए या लाइट चली जाए। मगर मशीन से निकलने वाली छोटी सी पीप की आवाज और फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज उनके लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। ये लीजिए मैम आपका कार्ड, और ये रहा बिल। थैंक यू फॉर शॉपिंग। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कार्ड और रसीद अब्रिश को थमाई। अब्रिश ने फातिहाना अंदाज में बाहें उचकाते अपनी दोनों कजन्स को देखा, जिनके चेहरे पर हवाइयां उठ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कि ये जादुई कार्ड है, इसमें कभी बैलेंस खत्म नहीं होता। अब बंद करो अपने ये खुले हुए मुंह और उठाओ ये बैग्स। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। अब्रिश ने हंसते हुए कहा और बड़े मजे से चलती वो मॉल के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गई। विशाल और ईशा ने जल्दी जल्दी वो ढेरों बैग्स उठाए और उसके पीछे लपकी। उनके दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि यह मामूली बात नहीं थी। फयाज सिकंदर का क्रेडिट कार्ड, और वो भी बिना पूछे इस्तेमाल करना, ये सीधा सीधा शेर के कुछार में घुसने वाली बात थी। लेकिन अब्रिश की बेखौफी देखकर वो भी फिलहाल खामोश थी, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अब तो बस भेंट पूजा का वक्त था। उन्होंने माल के फूड कोर्ट में बैठकर ढेर सारा खाना मंगवाया, और जब अब्रीश ने उसी कार्ड से खाने का बिल भी पे किया, तो विशाल से रहा नहीं गया। यार अब्रीश, सच सच बताओ, ये कार्ड तुम्हारे पास आया कहाँ से? अगर व्यास भाई को पता चल गया ना, तो कसम से वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना वो कितने असूल पसंद है, अपनी चीजों को लेकर कितना सनकी हो जाते हैं। विशाल ने बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते फिक्रमंदी से पूछा, तो अब्रिश ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। अरे यार, वो सड़ियल इंसान घर पर ही भूल गया था। मैंने कल रात खुद अपने कानों से सुना था। वो फोन पर किसी से कह रहे थे कि इस कार्ड की लिमिट अनलिमिटेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी दौलत का फायदा उठाया जाए। वैसे भी वो हम पर तो खर्च करता नहीं है, सारा दिन बस बिजनेस बिजनेस करता रहता है। तो ये समझो कि मैंने उसके हिस्से की ज़कात निकाल दी है। अब्रिश ने इतनी मासूमियत से इतनी बड़ी बात कही कि ईशा की हंसी निकल गई। तुम वाकई पागल हो अब्रिश। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ गई ना कि यह हरकत तुमने की है, तो तुम्हारी हड्डी पसलियां एक कर देंगे। मैं तो कहती हूँ घर जाकर चुपके से कार्ड वापस वहीं रख देना जहाँ से उठाया था। ईशा ने मुखलिसाना मशवरा दिया, मगर अब्रिश ने नफी में सर हिला दिया। अरे नहीं,
अभी तो मैंने उससे और भी बहुत कुछ लेना है, तुम लोग बस चिल करो। दादाजान है ना, वो संभाल लेंगे अपनी इस लाडले पोते को। खाने पीने और हंसी मजाक के बाद वो तीनों सहेलियां जब घर पहुंची तो शाम गहरी हो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में रोकी और मुलाजिम भागते हुए आया और बैग्स, शॉपिंग बैग्स उतारने लगे। अब्रिश का मूड बहुत खुशगवार था। वो चहकती हुई सीधा लाउंज से गुजरती दादाजान के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां रियाज साहिब अपनी मखसूस व्हील चेयर पर बैठे टीवी देख रहे थे। दादाजान, दादाजान देखें, आज हमने कितनी जबरदस्त शॉपिंग की है। अब्रिश तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई और उनके गले लग गए। रियाज साहिब, जो शायद उन्हीं की राह तक रहे थे, अपनी पोती को देखकर उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट फैल गई। अरे, मेरी गुड़िया आ गई। कैसी थी शॉपिंग? और ये इतना सारा सामान? उन्होंने हैरत और खुशी से उन रंग बिरंगे बैग्स को देखा जो कि मुलाजिम लाकर सोफे पर रख रहे थे। बहुत मजा आया दादाजान। मैंने आपके लिए भी कुर्ता लिया और अपने लिए भी बहुत जबरदस्त ड्रेसेस लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब रिश ने बच्चों की तरह खुश होते एक एक चीज निकाल कर उन्हें दिखाना शुरू कर दी। मिशाल और ईशा भी अब रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि दादाजान का मूड अच्छा था और इस घर में दादाजान ही वो वाहिद हस्ती थे जो फयाज के गजब से बचा सकते थे। रियाज साहब अपनी इन तीन बच्चियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। खासतौर पर अब्रिश थे जो उनके मरहूम बेटे की निशानी थी। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया था तो रियाज साहब ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। और दूसरी तरफ फयाज था, उनका इकलौता बेटा जो बाहर मुल्क मुकीम अपनी माँ और सतीनी माँ से दूर यहाँ दादा के पास रहता था और माशाल्लाह से पूरा बिजनेस एम्पायर को संभाल रहा था। फयाज और अब्रिश दोनों ही दादाजान की आंखों का तारा थे, मगर दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। एक शौक चंचल और बेबाक, दूसरा संजीदा सख्त और उसूल पसंद। बेटा, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं तुम लोगों के पास? दादाजान ने अचानक वो सवाल कर दिया जिसका डर मिसाल और ईशा को था। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मिसाल ने घबरा कर अब्रिश को देखा, मगर अब्रिश ने पल के चिपकाए बगैर बड़ी महारत से झूठ बोल दिया। वो दादाजान, मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा की हुई थी ना, और कुछ पैसे आपने दिए थे पिछली ईद पर। बस सब मिला जुला कर हो गया पूरा। अब बस ये बताएं कि कलर कैसा लग रहा है? अब्रिश ने बात का रुख मोड़ा और एक नीला सूट उनके सामने लहरा दिया। रियाज साहिब मुस्कुरा दिए। वो अपनी पोती की खुशी में मगन थे, इसलिए उन्होंने मजीद खरीदना मुनासिब नहीं समझा। बहुत प्यारा है मेरी बच्ची, तुम पर बहुत जचेगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो अब्रिश ने सुख का सांस लिया। चलो, बचत हो गई। उसने कनखियों से अपनी कजन्स को देखा और आंख मार दी। वो तीनों थोड़ी देर दादाजान के पास बैठकर अपनी शॉपिंग की तफसीलात बताते रहे और फिर अपने कमरों की तरफ बढ़ गई ताकि फयाज के आने से पहले सारा सामान ठिकाने लगा सके। अब्रिश अपने कमरे में आई और सारे बैग्स वहीं फेंक कर खुद को शॉवर लेने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया। वो बहुत खुश थी। आज का दिन उसके लिए बेहतरीन रहा था, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि शहर के दूसरे कोने में एक तूफान उठने वाला है जो सीधा उसके कमरे का रुख करेगा। फयाज सिकंदर अपने आलीशान दफ्तर में बैठा लैपटॉप पर कुछ अहम ईमेल्स चेक कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और एक मैसेज की टून बजी। उसने सरसरी सी नजर डाली, मगर फिर जो कुछ उसने पढ़ा उसके हाथ वहीं रुक गए। बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन अलर्ट था, 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग। उसने भी मोबाइल उठाया ही था कि दूसरा मैसेज आया जिसमें मजीद 25,000 रुपए फूड कोर्ट के बिल की कीमत में कट चुके थे। फयाज के माथे पर तेवरियां चढ़ गई। उसकी स्याह गहरी आंखों में जैसे चंगारियां सुलगने लगी। ये मेरा इमरजेंसी कार्ड है जो मैं घर छोड़ आया हूँ, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत किसकी हुई? उसने खुद कलामी की, मगर अगले लम्हे उसके जहन में एक नाम उभरा, अब्रिश। इस घर में सिर्फ सिवाय उस सरफिरी लड़की के किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फयाज सिकंदर की चीजों को कोई हाथ भी लगा सके। उसे गुस्से से मुट्ठी मेज पर मारी और कुर्सी पीछे धकेलते खड़ा हो गया। उसके जबड़े सख्ती से भीजे हुए थे और चेहरे पर शदीद नाक वाली थी। आज तो हद ही हो गई।
इस लड़की ने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया और चोरी, वो भी इतनी डिटाई से। फयाज ने अपना कोट उठाया और तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकला। उसका मूड जो सुबह से ठीक था बदतरीन हो चुका था। ड्राइवर ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। पूरे रास्ते फयाज का जहन इसी बात पर अटका रहा कि अब्रिश ने बिना इजाजत उसके कमरे में घुसने और कार्ड उठाने की जरूरत कैसे की। वो जानता था दादा जान उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया था कि हाथ में रहना किसे कहते हैं। गाड़ी नेर के पोच में रुकी तो फयाज आंधी और तूफान की तरह बाहर निकला। उसे मुलाजमों के सलाम का जवाब तक नहीं दिया और तेज तेज लंबी धक बढ़ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी मंजिल ऊपर की मंजिल पर मौजूद अब्रिश का कमरा था। उसके कदमों की धमक से पता चल रहा था कि वो किस कदर गुस्से में है। घर में एक अजीब सा सुनाटा था। शायद सबको आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था। फयाज सीधा अब्रिश के कमरे के बाहर पहुंचा और बिना किसी दस्तक के दरवाजा जोर से खोला। दरवाजा दीवार से टकराया तो एक जोरदार धमाके की आवाज पैदा हुई, जिसने कमरे के पुरसुकून माहौल को दरहम बरहम कर दिया। अब्रिश जो अभी भी बाथरूम से निकली थी और अपने गीले बालों को तौलिए से खुश्क करने में मसरूफ थी, इस अचानक अवतार पर पूरी तरह ठहर गई। उसकी हलक से एक बेसाख्ता और फलक शुगाफ चीख निकली और उसके हाथ से तौलिया छूटकर जमीन पर गिर गया। साथ फयाज सिकंदर खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तिमतिमाया हुआ था और आंखों में जैसे खून उतर आया। लेकिन अब्रिश की हालत देखते ही फयाज के कदम वहीं जम गए और के गुस्से की लहर एक लम्हे के लिए एक अलग ही जिस्म में तब्दील हो गई। अब्रिश ने सफेद रंग का लॉन का बारीक सूट पहन रखा था, जो कि पानी से भीगा होने की वजह से उसके जिस्म के साथ चिपक गया था। उसके गीले बाल कंधे पर बिखरे हुए थे और पानी के कतरे उसकी गर्दन और चेहरे से टपक रहे थे। दुपट्टा अभी बेड पर ही पड़ा था। फयाज की नजरें जैसे उसके सरापे पर पड़ी। अब्रिश को अपनी हालत का होश आया। उसने बिजली किसी तेजी से अपने दोनों बाजू अपने सीने पर बांध दिए और अपनी जगह से सिमट गई। उसका रंग शर्म और खौफ से सफेद पड़ गया था। फयाज की नजरों में एक अजीब सी तपिश उभरी। उसे दांत पीस कर अपनी मुट्ठी बींच ली। उसे सख्त नागवार गुजरा था कि अब्रिश इस हालत में किसी के भी सामने आए, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक शदीद पोजेसिवनेस जागी थी। उसने फौरन अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाकर इधर उधर देखा, पर सामने बैठ के किनारे पर लटका हुआ उसका दुपट्टा एक झटके से उठाया। ये लो, ओढ़ लो। फयाज ने गुस्से से वो दुपट्टा पूरी कोल से अब्रिश के चेहरे पर दे मारा। अब्रिश ने जल्दी से वो दुपट्टा चिपटा अपने सीने पर अच्छी तरह लपेट लिया ताकि खुद को उसकी तपती हुई निगाहों से बचा सके। उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था और सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। वो दीवार के साथ लग के जैसे उसमें जम हो जाना चाहती हो। फयाज ने जब देखा कि वो खुद को ढांप चुकी है तो उसने एक गहरी सांस लेकर अपने आसाब को काबू में किया और दोबारा उसी गजबनाक मोड में आ गया जिसमें वो कमरे में दाखिल हुआ था। अब उसकी तवज्जो अब्रिश के हुलिये से हटकर उस मकसद की तरफ मबसूल हो गई थी जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो बड़े बड़े कदम उठाकर अब्रिश के बिल्कुल सर पर पहुंच गया। अब्रिश ने सहम कर सर उठाया तो फयाज का अंगारा बना चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। क्रेडिट कार्ड कहाँ है? मेरा क्रेडिट कार्ड। फयाज ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया और अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। मेरा कार्ड कहाँ है अब्रिश? मुझे अभी इसी वक्त वापस चाहिए। बिना एक लफ्ज बोले मेरे हाथ पर रख दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब्रिश ने एक नजर उसके फैले हुए हाथ को देखा और फिर उसकी आंखों में जहां अब भी गुस्सा मौजे मार रहा था, लेकिन अब्रिश भी जिद्दी थी। उसने अपनी घबराहट को अपने अंदर छुपा लिया और अपनी छोरी उठाकर फयाज की आंखों में आंखें डाल दी। वो जानती थी कि वो गलती पर है, लेकिन फयाज का ये अंदाज उसे सख्त बुरा लगा था। कौन सा कार्ड? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। अब्रिश ने साफ इनकार कर दिया। अब्रिश का जवाब सुनकर फयाज की आंखें हैरत और गुस्से से भर गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की चोरी करने के बाद सीना चोरी भी कर रही है। तुम मेरा कार्ड वापस करो वरना। फयाज ने उसे आखिरी वार्निंग दी। उसका लहजा इंतहाई सर्द और काटदार था।
अमरीश ने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करते एक कदम आगे बढ़ाया और उसे चैलेंजिंग नजरों से देखा। वरना क्या? वरना क्या कर लेंगे आप? अमरीश ने दो बदो जवाब दिया। उसके लहजे में बिला की हिम्मत थी, जो जल्दी पर तेल का काम कर गई। मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है आपका क्रेडिट कार्ड। अब तो फयाज का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वरना क्या कर सकता हूँ, ये मैं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चैलेंज किया है तुमने अमरीश, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। फयाज ने गुस्से से उसे झटके से साइड पर धकेला। अमरीश संभल न सकी, लड़खड़ाती हुई पीछे हटी और ड्रेसिंग टेबल से जा टकराई। उसे अभी संभलने की कोशिश ही की थी कि फयाज खसकनाक नजरों से चारों तरफ देखने लगा। बेड पर, सोफे पर, जमीन पर, हर तरफ लातदाद रंग बिरंगे शॉपिंग बैग्स बिखरे हुए थे, क्योंकि अमरीश ने आते हुए सब वहीं फेंक दिए थे और उन्हें अलमारी में रखने की जहमत तक नहीं की थी। पूरा कमरा उसकी आज की गई अयाशी की अक्कासी कर रहा था। ये सब क्या है? कहाँ से की है ये शॉपिंग? इसके लिए पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? फयाज की नजरें उन बैग्स पर पड़ी तो उसके होंठों पर एक जालिमाना और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। ये है वो खजाने जो मेरी दौलत से लूटे गए। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। फयाज एक जुनूनी कैफियत में बैग्स की तरफ लपका और उन्हें उठा उठाकर फर्श पर उलटना शुरू कर दिया। महंगे तरीन ब्रांड्स सूट जो कि अमरीश ने बड़े चाव और पसंद से खरीदे थे, वो बेदर्दी से फर्श पर गिर रहे थे। नफीस परफ्यूम्स की बोतलें जो अभी पैकिंग में थी, फयाज ने उन्हें से ऐसे उछाला कि दीवार से टकराकर पूरी तरह गिर गई। अमरीश ये मंजर देखकर तड़प उठी। उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि ये शॉपिंग शॉपिंग उसने बड़े शौक से की थी और हर चीज अपनी पसंद की ली थी। वो रूहानी होकर फयाज की तरफ आ गई। रुक जाए मिस्टर कजन, अब अब हद से बढ़ रहे हैं, मत करें। रुक जाए, मेरी चीजें खराब हो जाएंगी। ये मेरे सूट है, ये मेरी सैंडल्स है। अविश ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और वो तकरीबन उसके सामने आ गई थी, मगर फयाज तो आज अच्छे तरीके से उसकी अकल ठिकाने लगा देना चाहता था। उसे एक झटके से अब्रिश का हाथ अपने बाजू से हटाया और बेड पर पड़ी बाकी बैग्स को भी उलट दिया। ये जुल्म है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी चीजों के साथ ऐसा करने का। अब्रिश ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से और दुख की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था, मगर फयाज ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। और तभी फयाज के हाथ एक ऐसा शॉपिंग बैग लगा जो उसके साइज में थोड़ा छोटा था और खूबसूरत पैकिंग में था। उसे बिना देखे उसे भी पूरी कुवत से फर्श पर उलट दिया। उस बैग में से अब्रिश की कुछ बेहद निजी और पर्सनल चीजें निकली और सीधा फयाज के जूतों के पास गिरी। ये मंजर इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि अब्रिश का सांस जैसे हलक में ही अटक गया। कमरे में एक लम्हे के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। अब्रिश की आंखों में शर्मिंदगी का सैलाब उमड़ आया। उसका पूरा वजूद शर्म से पानी पानी हो गया। उसके कानों से धुआं निकलने लगा, क्योंकि ये वो चीजें थी जो वो किसी मर्द के सामने नहीं आने देना चाहती थी। और यहाँ तो फयाज सिकंदर खड़ा था जो इन्हें घूर रहा था। फयाज की नजर जब उन पर्सनल चीजों पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए ठटक गया। उसके हाथ रोक के उसने एक नजर जमीन पर बिखरी उन निजी चीजों पर डाली और फिर नजर उठाकर अब्रिश के चेहरे को देखा, जो अब शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। फयाज के होंठों पर एक मायने खीज और शरीर से मुस्कुराहट उभरी। ओह, तो ये भी शॉपिंग लिस्ट में शामिल थी। फयाज का अंदाज ऐसा था कि अब्रिश जमीन में गिर जाना चाहती थी। फौरन बखलाहट के आलम में उन चीजों को अपने हाथों में छुपाने की कोशिश करने लगी। वो इन सब चीजों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई ताकि उन्हें फयाज की नजरों से छुपा सके। हालांकि अब कोई फायदा तो नहीं था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। आप यहाँ से जाए, वरना मैं दादा जान को बुला लूंगी। फयाज ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। वो झुका और उन कपड़ों का एक ढेर उठाया जिसमें वो पर्सनल चीजें भी शामिल थी। ये सब मैं पानी में बहाने जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें अगली बार चोरी करने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि फयाज सिकंदर से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। फयाज तेजी से बाथरूम की तरफ मुड़ा ही था कि अब्रिश दीवानों की तरह उसकी पीछे लग गई। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करें फयाज, ये मेरी फेवरेट चीज है, खुदा का वास्ता है। वो बुरी ताकत से फयाज की बाजू से लिपट गई और उसे पीछे खींचने लगी ताकि वो बाथरूम तक ना जा सके। छोड़े इसे, मैं कह रही हूँ, छोड़ दे।
मुझे मेरी चीजें वापस दे। अब्रिश पूरी जान लगाकर फयाज को रोक रही थी। फयाज भी पूरी ताकत लगा रहा था और अब्रिश भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो दोनों बैठ के बिल्कुल करीब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। फयाज ने उसे झटकने के लिए जोर लगाया तब अब्रिश का पैर कारपेट में उलझा और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। उसे गिरते गिरते फयाज की कमीज को मुट्ठी में जकड़ लिया, जिससे फयाज भी लड़खड़ाया। एक हल्की सी चीख अब्रिश के मुंह से निकली और सीधी वो फयाज के ऊपर जा गिरी। वो दोनों लड़खड़ा कर पीछे मौजूद नरमो उदास बेड पर जा गिरे। उनके गिरने की वजह से बेड के गद्दे ने एक उछाल लिया। फयाज नीचे छत लेटा था और अब्रिश उसके ऊपर गिरी थी। उसका नाजुक और महकता हुआ वजूद फयाज के सख्त और चौड़े सीने से पूरी तरह टकराया और ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब्रिश के गीले और लंबे घने बाल जो खुले हुए थे वो बिखर कर फयाज के चेहरे पर गिर गए और पानी के चंद ठंडे कतरे जो अभी तक उसके बालों में थे टपक टपक कर फयाज के गर्म होंठों और गालों पर गिर रहे थे। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम सा गया। कायनात की हर आवाज खामोश हो गई। फयाज के बाजू बेख्तियार अब्रिश की कमर के गिर्द हवाल हो गए और वो दोनों बेड के दरमियान में एक दूसरे के हिसार में थे। अब्रिश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि फयाज उसे अपनी सीने पर महसूस कर सकता था। उसकी गर्म और तेज सांसें फयाज की गर्दन को छू रही थी और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। इस पोजीशन में वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि वो दुनिया मफिया से बेगाना हो गए थे। फयाज की गहरी स्याह आंखें अब्रिश की बड़ी बड़ी खौफजदा और हैरतज़दा आंखों में घिर गई थी, जो उस वक्त घबराहट से मजीद खूबसूरत और नशीली लग रही थी। अब्रिश को अपने जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट सी महसूस हुई। फयाज की मर्दाना वजाहत और बेड पर इस तरह गुर्बत ने उसे एक लम्हे के लिए मुंजमद कर दिया था। तभी अब्रिश की नज़र अपनी उन पर्सनल चीज़ों पर पड़ी जो कि गिरने की वजह से उनके बीच में आ गई थी। ये देखते ही अब्रिश को जैसे होश आया, उसने फौरन खुद को पीछे किया और एक झटके से उठ खड़ी हुई। बेशरम लड़की। फयाज ने भी फौरन उठते हुए और अपने कपड़े झाड़ते गुस्से से कहा। हालांकि इस गुस्से में वैसी शिद्दत नहीं थी, क्योंकि अब्रिश के वजूद की लम्स से उसका दिल पिघल कर रह गया था। अब्रिश का चेहरा शर्म से सुर्ख अनार हो रहा था। वो जल्दी से उठी और उन पर्सनल चीजों को छुपाती वहां से भागने लगी। क्या फयाज ने फुर्ती से उसकी कलाई थाम ली और एक जोरदार झटके से अपनी तरफ खींचा। वो सीधी घूम कर दोबारा फयाज के सीने से आ लगी। क्रेडिट कार्ड। फयाज ने दांत चबाकर उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए कहा, कहाँ है मेरा क्रेडिट कार्ड? इतने अमीर बिजनेसमैन होके एक क्रेडिट कार्ड के लिए कजन को हिरास करते हो, शर्म नहीं आती आपको? अभिष ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए गुस्से से कहा और अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर फयाज की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। वो टस से मस भी ना हुआ। अभिष का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे यहाँ से निकलना था, वरना अभिष फयाज उसे जाने नहीं देता। उसे फयाज की कलाई देखी जो उसके इस बाजू को जकड़े हुए थी। अभी ना कुछ सोचे समझे अचानक ही वो झुककर पूरी कुवत से उसकी कलाई पर अपने दांत काट दिए। फयाज के मुंह से एक दर्दनाक सी आवाज निकली और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। फयाज ने दर्द से बुलबुला कर फौरन से अपना हाथ पीछे खींचा। जंगली बिल्ली। फयाज गुस्से से दहाड़ा और उसे पकड़ने के लिए लुपका, मगर अब्रिश तब तक वहां से हवा हो चुकी थी। वो छपाक से कमरे से बाहर भागी और नंगे पांव ही सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। फयाज अपनी कलाई दबाता उसके पीछे भागा। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब्रिश का दिल हलक में अटका हुआ था। वो गिरती गिरती सीढ़ियां उतर रही थी और पीछे से फयाज की भारी कदमों की आवाजें उसका पीछा कर रही थी। वो सीधा लाउंज में पहुंची और सामने दादा जान के कमरे का दरवाजा खुला देखकर उसमें घुस गई, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ वही थे जो उसे इस पागल देव से बचा सकते थे। दादा जान, दादा जान, खुदा के लिए मुझे बचा ले उस देव से, ये मुझे मार डालेंगे। मुझे मुझे अपने पीछे छुपा ले, जल्दी करें। अब्रिश आंधी और तूफान की तरह भागती दादा जान के कमरे में दाखिल हुई और सीधा जाकर उनकी व्हील चेयर के पीछे घुस गई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसके नंगे पैरों में धूल लगी थी और दुपट्टा जो उसने बामुश्किल ओढ़ा हुआ था फिर से सरक कर कंधों पर आ गया था।
उसकी आवाज़ में ऐसी वहशत थी कि राज साहब, जो कि बड़े सुकून से अपनी तस्बीह पढ़ने में मगन थे, बुरी तरह हड़बड़ा गए। उन्होंने घबरा कर अपनी व्हीलचेयर घुमाई और पीछे छुपी अपनी लाडली पोती को देखा, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और चेहरे पर खौफ नुमाया था। अरे अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? कौन मार डालेगा? और तुम इस हुलिये में क्यों भाग रही हो? खैरियत तो है? किसने डरा दिया मेरी गुड़िया को? रियाज साहब ने परेशानी के आलम में सवालात की बौछार कर दी और अपना हाथ बढ़ाकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। अभी अबरीश ने जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा दीवार से टकराकर वापस पलटा। फयाज सिकंदर किसी बिछड़े हुए शेर की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था और आंखों में ऐसा कहर था कि अगर आंखों से कत्ल हो सकता तो अब तक ये अबरीश राख के ढेर बन चुकी होती। वो सीधा अंदर आया, उसकी नजरें चारों तरफ किसी शिकारी की तरह उसे ढूंढ रही थी। जब उसकी नजरें दादाजान की कुर्सी के पीछे छुपी अबरीश पर पड़ी तो उसकी नथने गुस्से से फूल गए। दादाजान, पीछे हट जाए सामने से, आज कोई नहीं बचा सकता इसे मेरे हाथों से। इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आज मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। फयाज ने दादाजान के सामने खड़े होकर दहाड़ते हुए कहा और एक कदम आगे बढ़ाया तो अबरीश ने चीख कर खुद को मजीद दादाजान की पुश्त में छुपा लिया। उनकी कुर्सी के हत्थे इतनी जोर से पकड़ लिए कि उसकी अपनी उंगलियां सफेद पड़ गई। दादाजान देखें, ये फिर मुझे मारने आ रहे हैं, इन्हें रोकें, ये बहुत खतरनाक हो रहे हैं। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, ये बिला वजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अबिश की आवाज में खौफ था, मगर उसके साथ साथ अब दादाजान की मौजूदगी का फायदा उठाते फयाज को चिढ़ाने से बास भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक उस कुर्सी के पीछे से फयाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फयाज ने अपनी कलाई को सहलाया जहां अबरीश के दांतों के निशान अब नीले पड़ रहे थे और वहां ठेसे उठ रही थी। कुछ नहीं किया? तुमने कुछ नहीं किया? फयाज ने बेयकीनी से पूछा और फिर अपना जख्मी हाथ दादाजान के सामने कर दिया। देख लें दादाजान, ये क्या हाल किया है इस जंगली बिल्ली ने मेरा। क्या कोई मुहसिब इंसान ऐसी हरकत कर सकता है? मैं तो सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड मांग रहा था, जो ये चोरों की तरह मेरे कमरे से उठा कर ले गई थी, और ऊपर से ये मुझे काट कर भाग आई। फयाज के इल्जाम और उसके हाथ पर वाजिया दांतों के निशान देखकर रियाज साहब ने चौंक कर आबिश की तरफ देखा, चुपके अब मासूमियत का लुबादा ओढ़े खड़ी थी। उनकी आंखों में फयाज की हालत देखकर हल्की सी मुस्कुराहट छुप रही थी, मगर उन्होंने मस्नूई सख्ती तारी की। बेटा अबिश, ये फयाज क्या कह रहा है? क्या तुमने इसका क्रेडिट कार्ड बिना पूछे लिया है? और ये क्या हरकत की है तुमने? तुमने इसे काटा क्यों? रियाज साहब ने पूछा तो अब्रिश ने फौरन अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तिराए और मजलूमियत से बोली, वो दादाजान, मैं तो बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और कार्ड कार्ड तो मैं अल्लाह की जमीन से मिला था, इसलिए हमने इस्तेमाल कर दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? अब जमीन पर पड़ी चीज तो सबकी होती है ना। अब्रिश ने मनमनाते हुए वही पुराना और बेतुका जवाब पेश किया जिस पर फयाज का पारा आसमान को छू गया। गुस्से से अपना सर पकड़ कर रह गया। अल्लाह की जमीन से? मेरे कमरे की दराज अल्लाह की जमीन है, और वो पर्सनल दराज जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास होती है। तुम्हें वो चाबी कहाँ से मिली? और अब कह रही हो जमीन से मिला था? तुम झूठ बोलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? अबिश, निकालो मेरा कार्ड, मुझे अभी वापस चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फयाज ने धमकी दी और फुर्ती से आगे बढ़ा और अब्रिश का हाथ पकड़कर उसे दादाजान के पीछे से घसीटने की कोशिश की, लेकिन राज साहब ने फौरन अपना मजबूत हाथ बीच में हल कर लिया और फयाज को सख्ती से रोक दिया। बस फयाज, बहुत हो गया। रियाज साहब की आवाज में ऐसी गर्ज थी कि फयाज को रुकना पड़ा। बच्ची है, गलती हो गई, अब तुम इतना क्यों चीख रहे हो? और तुम जैसे समझदार और पढ़े लिखे इंसान को ये सेब नहीं देता कि तुम घर में ऐसा हंगामा करो और अपनी ही कजन को धमकियां दो। छोड़ दो इस बात को। वो कार्ड मैंने ही इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। रियाज साहब ने दोनों को ठंडा करने की कोशिश की और मामले को रफा दफा करना चाहा, मगर फयाज की अना बुरी तरह से मजरूह हुई थी। उसकी कजन ने ना सिर्फ उसकी चीज चोरी की थी, बल्कि उस पर हमला भी किया था।
और अब दादाजान उसकी तरफदारी कर रहे थे। वो कैसे खामोश रह सकता था? दादाजान, आप हमेशा इसे बचा लेते हैं। आप इसे समझाएं कि इस तरह की शरारतें ना किया करे। हर बार बच्ची है कहकर आप इसे सर पर चढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। इसे लगता है कि इस घर में हर चीज इसकी है। मांग लिया करे जो चाहिए, जरूरत से ज्यादा मिल रहा है इसे इस घर में। फयाज ने तलखी से कहा और फिर वो जुमला बोला जो सीधा अब्रिश के दिल पर लगा। इसीलिए इसे ज्यादा शहना दे, जितना इसका हक है उससे ज्यादा ये ले चुकी है। ये यतीम है। ये यतीम होने का हक मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की हक तलफी करे और चोरी करती फिरे। और अब तो मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान न ले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरी कजन है। फयाज के अल्फाज में छुपी हकारत और तंज ने कमरे के माहौल को एकदम संजीदा कर दिया। अल्फाज की काट तलवार से ज्यादा हुई थी है, और ये बात आज वो साबित हो गई थी। अभी जो अब तक दादाजान की ओट में खुद को महफूज समझ रही थी, फयाज की बात सुनकर सुन हो गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया। वो यतीम थी, माँ बाप का साया सर पर नहीं था, और हमेशा दादाजान के टुकड़ों पर पलने का ताना उसे दुनिया देती थी। मगर आज फयाज ने मुझे एहसास दिला दिया था कि उस घर में बोझ है और उसका यहाँ कोई हक नहीं। उसकी आंखों में जो शरारत थी वो एकदम गायब हो गई। उसकी जगह मोटे मोटे आंसुओं ने ले ली। उसके होंठ कपकपाए और वो खामोशी से रोने लगी। उसका ये खामोश रोना चीखने से ज्यादा तकलीफ था। उसने आहिस्ता से दादाजान की कुर्सी को छोड़ा और पीछे हट गई, जैसे खुद को उस घर से अलग कर रही हो। फयाज को अपनी बात का एहसास तब हुआ जब उसने अब्रिश को बहते आंसू उसका टूटा हुआ वजूद देखा। उसके दिल में कहीं एक ठेस सी उठी, मगर उसकी मर्दाना अना और गुस्सा आड़े आ गया। वो खामोश खड़ा रहा और नजरें फेर ली, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता। रियाज साहब का चेहरा अब तक नरम था, एकदम सख्त और संजीदा हो गया। उन्होंने फयाज को एक ऐसी नजर से देखा जिसमें तनबिया और शदीद नाराजगी दोनों शामिल थी। उन्होंने अब्रिश का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछे। उनका दिल अपनी पोती के लिए खून के आंसू रो रहा था। देखो फयाज, तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम अपनी कजन के बारे में ऐसी बात करो। वो इस घर की बेटी है, कोई गैर नहीं है। और जहां तक हक की बात है, तो तुम शायद भूल रहे हो कि रिश्तों के हकूक दौलत से ज्यादा होते हैं, और तुमने आज इसका दिल दुखाकर बहुत गलत किया। रियाज साहब ने तौक़ुफ़ की। उनके लहजे में एक अजीब सा असरार था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज फाश करने वाले हो। फैज ने भी सब्री से पहलू बदला। मतलब दाजान, कैसे हकूक? कि मेरी कजन है, बस। इससे ज्यादा क्या हक है इसका मेरी कमाई पर? मैं बस इसे तमीज सिखाना चाहता हूँ कि दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाए। बेटा फयाज। रियाज साहब की आवाज अब भारी और पुरवक्कार हो चुकी थी। उन्होंने व्हील चेयर को थोड़ा सा आगे घुमाया ताकि वो दोनों को एक साथ देख सके। ये सिर्फ तुम्हारी कजन नहीं है फयाज, तुम्हारी मनकुआ है। बचपन में तुम दोनों का निकाह हो चुका है, तो इस हिसाब से तुम्हारी हर चीज पर, तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी वजूद पर अब्रिश का पूरा पूरा हक है। आज तो ये बात कह दी, दोबारा मत करना। ये मेरा कार्ड, मेरा पैसा, मेरा घर कहना छोड़ दो, क्योंकि अब ये सब हमारा है। और शौहर की चीजों पर बीवी का हक सबसे पहले होता है, चाहे वो चोरी करे या छीन करे। दादाजान के अल्फाज कमरे में किसी एटम बम की तरह फटे थे। वक्त जैसे थम गया। फयाज और अब्रिश को जैसे सांप सूंघ गया। वो दोनों बुत बने दादाजान को दिख रहे थे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। कमरे में गहरा सुनाटा छा गया, जिसमें सिर्फ दीवार घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। लिखा, बचपन में? फयाज के मुंह से बेख्तियार निकला। उसका दिमाग चकरा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसे बेयकीनी से पहले दादाजान को देखा और फिर अब्रिश को, जो खुद सख्ते के आलम में खड़ी थी। उससे आंसू उसके वहीं थम गए। फटी फटी आंखों से फयाज को दिख रही थी। क्या वाकई फयाज उसका शौहर है? वो खड़ूस कजन जिससे वो सारा दिन लड़ती रहती थी, उसका मुजाजी खुदा है? उसकी खालों में दादाजान के अल्फाज गूंज रहे थे। तुम्हारी मनपुआ। एक अनजानी सी खुशी और एक अजीब सा एहसास उसके दिल के किसी वीरान कोने में जागा, जिसने उसके वजूद में गर्मी भर दी।
और उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा और गालों पर एक कुदरती लाली उतर आई। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजान कि ये कैसे मुमकिन है? मुझे क्यों नहीं पता आज तक? और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? फयाज़ ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए पूछा। उस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हक्का-बक्का रह गया। बैठ जाओ तुम दोनों। राज साहब ने इशारा किया और खुद भी अपनी व्हील चेयर को सेट किया। हाँ बेटा, ये सच है। ये कोई मजाक नहीं है। आज मैं तुम्हें वो ये सब बताता हूँ जो तुम लोग को बहुत पहले पता होना चाहिए था। राज साहब की आंखों में माजी की फिल्म चलने लगी। तुम दोनों के वालिद सगे भाई होने के साथ साथ एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे। उनकी मोहब्बत मिसाली थी। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी ये दोस्ती नस्ल दर नस्ल चले। जब तुम दोनों पैदा हुए तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। फयाज, तुम 5 साल के थे और अबली सिर्फ 2 साल की थी जब एक फैमिली फंक्शन में तुम्हारे वालिद ने अब्रिश के वालिद से कहा कि भाई, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं अपनी अब्रिश को आपके फयाज के लिए मांगता हूँ। रियाज साहब की आवाज भर आ गई थी। अब्रिश खामोशी से सुन रही थी। उसका दिल किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत का फैसला बहुत पहले हो चुका था। फिर क्या हुआ दादाजान? अब्रिश ने मध्यम आवाज में पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो अपने दुपट्टे के कोने को मरोड़ती बड़ी दिलचस्पी से दादाजान की बात सुन रही थी। फिर हमने उसी वक्त उसी तकरीब में सादगी से तुम दोनों का निकाह पढ़ा दिया। ये एक वादा था जो हम सब ने अल्लाह को गवाह बना कर किया था। लेकिन फिर राज साहब की आवाज सुन गई। फिर वो मनहूस हादसा हुआ जिसमें मेरी अब्रिश के वालिदैन हमसे बिछड़ गए और फयाज, तुम्हारे वालिद भी बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए। हालात ऐसे बदले कि मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बचपन में ही बता दिया कि तुम शादीशुदा हो तो शायद तुम अपनी पढ़ाई और जिंदगी पर फोकस ना कर सको। मैं चाहता था कि तुम दोनों पहले से ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दुनिया को समझ लो और एक दूसरे को अपनाओ। मैं नहीं चाहता कि निकाह के लफ्ज तुम्हारी बचपन की मासूमियत छीन ले। इसलिए मैंने और तुम्हारे वालिद ने फैसला किया कि सही वक्त आने पर तुम्हें सब सच बता देंगे। रियाज साहब ने तफसील से बयान किया तो कमरे में मौजूद दोनों नौजवानों के दिलों की कैफियत जैसे बदल चुकी थी। अब्रिश ने कनखियों से फयाज को देखा जो अभी तक गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब्रिश के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी थी। वो फयाज जो उसे हमेशा बुरा भला कहता था अब उसका शौहर था, मतलब वो उस पर हक जताती थी। वो गलत नहीं था। दादाजान ने उसकी हमायत करके उसके सर पर दस्ते शफकत रखा। उसे लगा उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। वो जो भी यतीमे के ताने पर रो रही थी अब उसे फयाज की मौजूदगी में अपना साहिबा नजर आ रहा था। उसकी नजरों में फयाज के लिए एक नरम गोशा पैदा हो रहा था। न जाने क्यों उसे शर्म सी आने लगी थी। अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी। क्या फयाज भी खुश है? क्या वो भी इसे अपनाएगा? ये सवाल उसके दिल में सर उठा रहा था। मगर फयाज का रद्द अमल वो नहीं था जिसकी दादाजान या अब्रिश को उम्मीद थी। फयाज ने एक झटके से सर उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और सर्द महरी आ गई थी। उसने अब्रिश के झुके हुए और शर्मगीन चेहरे को देखा जो खुशी और शर्म से गुलनार हो रहा था। उसके दिल में एक शरीर और सालिमाना ख्याल आया। वो अब्रिश को तड़पाना चाहता था, उसे उसकी चोरी उसकी काटने की सजा देना चाहता था। उसे अब्रिश की ये अचानक पैदा होने वाली खुशी एक आग निभाई। उसके इन अरमानों का खून करना चाहता था जो उसकी आंखों में अभी अभी जागे थे। आपको ये सब पहले बताना चाहिए था दादाजान। फयाज ने इंतहाई संजीदगी और स्पाट लहजे में कहा। उसकी आवाज में जज्बात का फुकदान था क्योंकि अब ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या मतलब बेटा? राज साहब ने हैर से पूछा। फयाज ने एक कदम पीछे हटाया और अब्रिश की तरफ देखे बिना बोला, दादाजान, मैं इस निकाह को नहीं मानता जो मेरे होश संभालने से पहले हुआ था। मैं एक आजाद इंसान हूँ और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता हूँ। और सच तो ये है कि फैसले तकफ किया और फिर वो बम फोड़ा जिसने अब्रिश की दुनिया उजाड़ दी। सच ये है कि मैं किसी और से शादी कर चुका हूँ। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। फयाज ने इंतहाई सफाकी से झूठ बोला। हालांकि ऐसी कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं थी। वो सिर्फ अब्रिश का दिल दुखाना चाहता था और वो
अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था। अब्रिश को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर बहुत कुवत से मसल दिया हो। वो अभी तक एक लम्हे पहले खुद को उसकी मनहुआ समझकर हवाओं में उड़ रही थी, अब अगले ही पल मुंह के बल वो जमीन पर आन गिरी थी। उसके चेहरे की रंगत सर्द पड़ गई थी और सांस हलक में अटक गया था। क्या गया तुमने फ्यास? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? दादाजान ने सदमे से पूछा। उसके माथे पर बल पड़ गया और वो गुस्से से अपने व्हील चेयर से थोड़ा सा आगे हुए। ये कोई मजाक नहीं है व्यास, वो तुम्हारी बीवी है और तुम किसी के और के बारे में कैसे सोच सकते हो? दी दादाजान, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे जुबान दे चुका हूँ। और जानते हैं कि व्यास सिकंदर अपनी जुबान से नहीं पड़ता। मैं अब्रिश जैसी गैर जिम्मेदार और बचकाना लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। व्यास ने बेदर्दी से मजीद नमक छिड़का। अब्रिश ने बेयकीनी और दुख की शिद्दत से व्यास को देखा। उसकी आंखों में जो ख्वाब अभी बने थे वो किरची किरची होकर उसकी पलकों से बह निकले। वो लड़खड़ाई और करीब मौजूद सोफे का सहारा लिया। बेटा, वादा टूट सकता, रिश्ता नहीं। और मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि अब्रिश की जगह तुम किसी और को इस घर में लाओ। ये मेरी इज्जत और जुबान का मामला है और मेरे जीते जी ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। दादाशाह ने सख्ती से कहा और मेज पर हाथ मारा। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मगर फ्याज अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे मजबूर हूँ दादाजान, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता और जबरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। फ्याज ने एक सर्द और लापरवाह नजर रोती हुई अब्रिश पर डाली और वहां से मुड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जैसे उसे वहां रुकने में घुटन हो रही। फ्याज के जाते ही अब्रिश का जब्त टूट गया और वो वहीं कालीन पर बैठकर और दादाजान के घुटनों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो। उसका मासूम सा दिल बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि जिस शख्स को उसने अभी अभी अपना शौहर माना था उसी ने उसे ठुकरा दिया था, और वो भी किसी दूसरी लड़की की खातिर। दादाजान उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। उनके बूढ़े हाथों में कपकपाहट थी। वो अपनी पोती की हालत नहीं देख सकते थे। उन्हें यकीन था कि फयाज सिर्फ गुस्से में ये सब कह गया है। अभी वो इसे चुप कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर मिशाल और ईशा नमूदार हुई, जो शायद फयाज की आवाज सुनकर दौड़ का पैकर आई थी। वो भागती हुई आई और दोनों कमरे का मंजर देखकर दहलीज पर ही ठिठक गई। अबिश को यूं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलखता देख उनके जहन में पहला ख्याल वही क्रेडिट कार्ड वाला आया। अबिश, अबिश क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? विशाल ने घबरा कर पूछा और जल्दी से आगे बढ़कर अबिश के पास बैठ गई। ईशा भी दूसरी तरफ बढ़ गई कि कहीं फयाज भाई को कार्ड का पता ही तो नहीं चल गया, उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? ईशा ने डरते डरते पूछा कि वो फयाज के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। अबिश ने भीगी सुरख आंखें उठाकर अपनी दोनों कजन्स को देखा, जो कि उसके बहुत करीब थी। अबिश कुछ बोल ना सकी, बस उसकी हिचकियां मजीद तेज हो गई। दादाजान ने गहरी ठंडी सांस ली। उन दोनों को वो हकीकत वो बता दी जो अभी तक वो कुछ देर पहले उस कमरे में धमाके की तरह फटी थी, कि अब्रिश और फयाज का निकाह बचपन से हो चुका है और वो दोनों मियां बीवी हैं, और फयाज को कार्ड का पता चल गया। विशाल और ईशा के तो जैसे मुंह खुले के खुले रह गए और दोनों बेयकीनी से कभी रोती हुई अब्रिश को देखती और कभी समझीदा बैठे दादाजान को। क्या वाकई दादाजान? क्या कह रहे हैं? हमारी अब्रिश, हमारी ये झल्ली सी अब्रिश फयाज भाई की दुल्हन है? ईशा ने खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ चीख मारी और बेख्तियार ब्रिश को गले लगा दिया। ओह माय गॉड, ये तो किसी फिल्म की स्टोरी जैसा है। छुपा हुआ निकाह और खुफिया मोहब्बत, और हमें खबर ही नहीं। विशाल ने भी अब्रिश को बाजू से पकड़ के हिला दिया। यार, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, हमें बताया भी नहीं तुम मिसेस फयाज सिकंदर हो, और हम तुम्हें बेचारी समझ कर डर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड का क्या बनेगा। यहाँ तो पूरा बैंक ही तुम्हारा निकला, तुम तो मालकिन निकली इस घर की। मिशाल और ईशा की बातों में अगरचा खुशी थी और इस सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी, मगर अब्रिश के आंसू मजीद तेज हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुश मत हो तुम लोग। अब्रिश ने गुस्से में विशाल का हाथ चटका। वो मुझे नहीं चाहते,
किसी और को पसंद करते हैं। उन्होंने दादाजान के सामने साफ इनकार कर दिया है कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे चोर समझते हैं और मैं भी उनसे शादी नहीं करूँगी। अब्रिश ने हिचकियों के दरमियान बमुश्किल कहा तो कमरे में फिर से खामोशी छा गई। विशाल और ईशा की मुस्कुराहटें सिमट गई। बेटा, तुम फिक्र मत करो। फयाज सिर्फ गुस्से में है, मैं उसे समझा लूंगा। वो मेरा पोता है, वादा खिलाफी नहीं कर सकता। अगले दिन नाश्ते की मेज पर माहौल काफी कशीदा था। सब नाश्ता कर रहे थे। फयाज टोस्ट और अंडे के साथ इंसाफ करने में मसरूफ था, जबकि अब्रिश अपनी प्लेट में चम्मच हिला रही थी। दादाजान ने गला खनकार कर सबकी तवज्जो हासिल की। मैंने फैसला किया है कि मैं मजीद देर नहीं होगी। दादाजान ने हथनई लहजे में कहा। कल सुबह ही मैं काजी साहब और खानदान के बड़ों को बुलाऊंगा और अगले 2 दिन के अंदर निकाह दोबारा होगा। तुम्हारी रुखसती भी साथ ही होगी। ये मेरा अटल फैसला है। फयाज ने चौंक कर दादाजान को देखा और फौरन इतराज किया। दादाजान, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाना है। मेरी ये अहम मीटिंग्स है। मैं अभी शादी नहीं कर सकता और वैसे भी मैंने आपको कल बता दिया था ना कि मेरा इरादा क्या है। फयाज ने थ्योरी चढ़ाते हुए कहा। हालांकि अंदर ही अंदर वो दादाजान के फैसले का मुंतजर था, मगर अपनी अना और अब्रिश की नाराजगी से लुत्फ होते वो डरामा कर रहा था। अब्रिश ने फयाज की बात सुनी तो उसका दिल जल भुन गया। फौरन बोल पड़ी। दादाजान, अगर ये नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? और मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इनके साथ जाने के लिए? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे शख्स के साथ रहने का जो कि किसी और को पसंद करता हो। मैं इनके साथ खुश नहीं रह सकती। अब्रिश ने भी सुलग कर जवाब दिया, जिस पर फयाज ने उसे घूरा और तंजिया अंदाज में बोला। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे कदमों में गिरकर भीख मांग रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो? मुझे तो खुद तुम में दिलचस्पी नहीं है। एक चोरनी को अपनी बीवी बनाने में जो मेरा कार्ड चुरा कर भाग कर शॉपिंग करती फिरे। फयाज का लहजा इतना चुपता हुआ था कि अब्रिश की आंखों में आंसू आ गए। देखिए दादाजान, ये मुझे चोर नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। अब्रिश ने रोते हुए एहतजाज किया। फयाज ने मस्तूई अदाकारी करते हुए कहा। हाँ, और तुम्हें ऐसा करने से तुम्हें खुदकुशी कर लूंगा ना अब्रिश। जिस पर मिशाल और शाह बामुश्किल अपनी हंसी रोक गए। दोनों की तकरार अरूज पर थी कि दादाजान ने मेज पर हाथ मारा। बस करो तुम दोनों, एक लफ्ज मजीद नहीं सुनूंगा मैं। फयाज, तुम अपनी मीटिंग्स कैंसिल करोगे और अब्रिश, तुम अपनी तैयारी करोगी। ये रुखसती परसों ही होगी और मेरा आखिरी फैसला है। दादाजान की सख्ती देखकर दोनों खामोश हो गए, मगर एक दूसरे को शोला बार नजरों से घूरते फयाज कुर्सी से धकेल कर उठ खड़ा हुआ और अब्रिश भी पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ भागे। अगले 2 दिन घर में एक अजीब सी हलचल और तनाव में गुजरे। दादाजान ने वाकई हंगामी बुनियादों पर रुखसती का ऐलान कर दिया। पूरे खानदान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि फयाज और अब्रिश का निकाह बचपन से हुआ है और अब रुखसती हो रही है। जहां सब लोग खुश थे, वहीं दुल्हन और दुल्हा के दरमियान सर्द जंग जारी थी। रुखसती से एक दिन पहले शाम के वक्त अब्रिश लाउंज में अकेली बैठी थी और उदासी से अपने हाथों को देख रही थी जहां मेहंदी लगनी थी। तभी फयाज वहां से गुजरा। उसे देखते ही फयाज के कदम रुक गए। उसने एक गहरी नजर अब्रिश पर डाली जो कि नाराज नाराज सी लग रही थी। फयाज के लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आई। वो जानबूझकर उसके करीब गया और सोफे की पुश्त पर हाथ रखकर झुका। क्या बात है मिसेस सिकंदर, बड़ी उदास बैठी हो? लगता है मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आया। और फिर उसकी मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथों को देखते हुए कहा, ओह, रंग तो बड़ा गहरा है। लगता है होने वाले शोहर तो तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है। फयाज ने तंजिया मगर शोक लहजे में छेड़ा। अमरीश ने चौंक कर सर उठाया और उसे घूरा। आपको इससे क्या? फयाज, मैं खुश हूं या उदास हूं, आप तो जा रहे थे ना अपनी उस पसंदीदा लड़की के पास। तो फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? जाए उसी से बात करें। अमरीश ने मुंह फैलाकर जवाब दिया और उठकर जाने लगे, मगर फयाज ने बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बात शुरू हुई है। और जहां तक उस दूसरी लड़की की बात है तो दादा से जान ले, मजबूरी में मेरे पाँव में तुम्हारी बेड़ियां डाल दी है, वरना मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है कि एक जंगली बिल्ली को घर ले आऊं। फयाज ने जानबूझकर उसे मजीद
तपाया था। आप अपने आप को समझते क्या? मैं कोई बेड़ी नहीं है और मैं खुद नहीं जाना चाहती आपके साथ। ये दादाजान का फैसला है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे स्टील मिजाज इंसान की बीवी बनने का। अबिश ने पैर पटक कर क्या, फैज ने एक कदम आगे बढ़ाया और झुककर उसकी आंखों में देखा। शौक तो तुम्हें बहुत है अबिश, वरना तुम यूं छुप छुप कर मुझे ना देखती। और रही बात मिजाज की, तो वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको कितना सीधा करता है। वैसे एक मशवरा दूं, फैज ने अपनी आवाज मध्यम की, रुखसी वाले दिन ज्यादा रोना मत, वरना मेकअप खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि फैज सिकंदर की दुल्हन चुड़ैल लग रही है। फैज ने आंखें दबाई और मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। अबिश ने उसे गुस्से से जाते देखा। ये शख्स वाकई बहुत ढीठ है। उसे बुड़बुड़ाया, मगर उसके दिल में कहीं हल्की सी गुदगुदी सी भी हुई थी। फैज के अंदाज में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा हक था। रुखसती का वक्त आया तो माहौल में एक अजीब सा जज्बाती कैफियत थी। दादाजान ने लड़ते हाथों से अब्रिश के सर पर कुरान रखा और उसे ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। अब्रिश की आंखों से आंसू जारी थे, जैसे वो फैज के कमरे में नहीं बल्कि जिंदगी के अनजाने सफर पर जा रही हूँ। मगर उन सबके दरमियान जो चीज सबसे नुमाया थी, वो फैज का लहजा था। जो शख्स कुछ दिन पहले तक शादी से इनकारी था, आज उसके चेहरे पर खुशी दीखती थी। उस यहाँ शेरवानी में मलबूस बिला का वजीहा पुरकशिश लग रहा था और सब मेहमानों से बड़े खंदा पेशानी से मिल रहा था। विशाल और ईशा ने जब रस्म के साल के लिए उसे घिरा, तो उसने अपनी जेब से लोटों की गड्डी निकालकर उनकी हथेली पर रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, ये रखो, अपना मुंह मांगा इनाम। व्यास के इस अंदाज ने सबको हैरान कर दिया, खासतौर पर अब्रिश को, जो कि नम आंखों से ही देख रही थी और सोच रही थी कि ये शख्स कितना बड़ा अदाकार है। सबको दिखाने के लिए कैसी अदाकारी कर रहा है ताकि दादाजान खुश रहे। हालांकि दिल में तो मेरे लिए नफरत भरी है। गाड़ी में बैठते ही व्यास ने बहुत एहतियात से अब्रिश का बाहरी लहंगा संभाला और उसे बैठने में मदद दी। अब्रिश ने नजर उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो अब्रिश समझ ना सकी। हवेली पहुंचकर व्यास उसे सीधा अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर बिठाकर नरमी से बोला, तुम आराम करो, मैं भी आया। व्यास कमरे से निकलकर सीधा दादाजान के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां वो व्हील चेयर पर बैठे शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। व्यास को देखते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ढल गई। व्यास उनके करीब गया और घुटनों के बल उनके कदमों में बैठ गया। दादाजान दादाजान ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, उन्होंने पूछा। तो व्यास ने उनके हाथों को अकीदत से चूमा। बहुत खुश हूँ दादाजान, आप नहीं जानते आप मैंने मेरी झोली में क्या डाल दिया है। मैं शायद नादानी में इस नेमत को ठुकरा रहा था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उसे इतनी खुशियां दूंगा कि वो अपने माजी के सारे दुख भूल जाएगी और मेरी इज्जत और मेरी जिम्मेदारी है। फहद की आवाज में सच्चाई और जज्बात का समंदर था, जिसे सुनकर रियाज साहब की आंखें भीग गई। मैं जानता था बेटा, मैं जानता था कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने उसी दिन तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था जब तुम गुस्से में उसे डांट रहे थे। तुम्हारा वो गुस्सा, वो तकरार सब मोहब्बत का ही तो दूसरा रूप था। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बच्चे। जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे। दादाजान ने उसे गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। प्यास एक नए अज़्म और सुकून के साथ वहां से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फयाज कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा गुलाब और मोतिये की खुशबू से महक रहा था। मोमबत्तियों की मदन रोशनी में अब्रिश घूंघट निकाले बेड के दरमियान सिमटी बैठी थी। फयाज ने दरवाजा लॉक किया, जिसकी आवाज पर अब्रिश का दिल धक से रह गया। फयाज के लोगों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आई। उसे सोचा कि थोड़ा सा तंग करना तो बनता है। वो संजीदा चेहरा बनाकर बेड के पास आया और शेरवानी के बटन खोलने लगा। अब्रिश ने घूंघट की ओर से उसे देखा और हिम्मत करके पूछा, अब कहाँ गए थे, इतनी देर लगा दी। व्यास ने एक सर्द आ भरी और लापरवाही से बोला, वो मैं दादाजान के पास गया था उनसे बात करने। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि दादाजान, आपके दबाव में आकर मैंने ये निकाह और रुखसी तो कर ली है। दुनिया दिखावे के लिए, लेकिन मैं इस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता और मैंने उनसे इजाजत भी ले ली है
कि मैं बहुत जल्द दूसरी शादी कर लूँगा, और उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है। शायद वो भी समझ गए हैं कि तुम जैसी चोरनी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। फ़याज़ को उससे जज करना और झूठ बोलना अब इसके वजूद पर किसी बम की तरह गिरा। वो गुस्से और दुःख से तड़प कर उठी और बेड से नीचे उतर आई। उसने अपना घूंघट उल्टा और शोला बार नजरों से फ़याज़ को देखा। वो खुद नहीं जानती थी कि वो इस वक्त बिला की हंसी लग रही है। अच्छा, तो ये बात है, ये बात कर रहे थे आप? बहुत शौक है ना आपको दूसरी शादी का, तो जाए करें दूसरी, क्या 10वीं करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भी आप जैसे झूठे और मक्कार शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। अब्रिश ने कांपते हाथों से अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा वो क्रेडिट कार्ड निकाला और पूरी कुवत से फ़याज़ के सीने पर दबाया। ये ले अपना मनहूस कार्ड। मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि कब आप आए और मैं कब आपके मुंह पर ये डी मारूं। मैं जा रही हूँ। अब्रिश ने रोते हुए दरवाजे की तरफ वो भागी थी कि फ़याज़ ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया और एक जोरदार झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। अब्रिश संभल न सकी और सीधा उसके सीने से आ लगी। फ़याज़ ने उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार पे जकड़ लिया। कहाँ जा रही हो मिसेस सिकंदर? अभी तो हिसाब बाकी है। फ़याज़ ने उसके कान में सरगोशी की। ये कार तो वापस कर दिया, लेकिन वो जो बैलेंस तुम पहले इस्तेमाल कर चुकी हो, जो कि 1.5 लाख की शॉपिंग तुमने की और जो याशिया की, उसका क्या? वो कैसे वापस करोगी? फ़याज़ ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से पूछा। अब उसने मचल कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो वो जो आपने मेरा हक में लिखा है ना, उसमें से काट लीजिएगा। बस अब मुझे जाने दें। मैं आपकी अब शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अप्रिश ने कमजोर सी मज़ाहमत करते हुए कहा, जिस पर फ़याज़ ने एक जोरदार कहका लगाया, चूंकि कमरे में गूंज उठा। हक में से काटूं? वाह, क्या बिजनेस माइंड पाया तुमने। फ़याज़ ने हंसते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में पड़ा। पागल लड़की, वसूल करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास, और मैं अपना नुकसान कभी नहीं करता। और रही बात उस दूसरी लड़की की, तो सुनो गौर से। फ़याज़ की आंखों में अब सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत थी। उसने अब्रिश की भीगी हुई पलकों में झांकते हुए कहा, कोई दूसरी लड़की नहीं अब्रिश, कोई बात नहीं। क्या किसी से मैंने वो सब झूठ बोला था? सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हें तंग करने के लिए, क्योंकि तुमने मेरा कार्ड चोरी किया था और मुझे काटा भी था। मैं थोड़ी सजा देना तो मेरा बनता है ना। मगर सच तो ये है कि मेरे दिल में सिवाय तुम्हारे और किसी की जगह नहीं है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम ही मेरी मनगुआ हो और तुम ही मेरी मोहब्बत हो। बोला बता, मैं अपनी इस हसीन चोरनी को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, जिसने मेरा चैन भी लूट लिया है। फयाज का इतराफ अब्रिश के लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था। वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या क्या, क्या सच में आप झूठ नहीं बोल रहे ना? अब्रिश ने बेयकीनी से पूछा। तो फयाज ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया। बिल्कुल सच। और वैसे भी मुझे तुमसे मोहब्बत का एहसास तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उस दिन फयाज अपनी आवाज को मजीद मथम और रोमांवी किया, जिस दिन तुम बाथरूम के दरवाजे पर फिसल कर मेरे ऊपर गिरी थी और तुम्हारी वो पर्सनल चीजें मेरे कदमों में बिखरी थी। उस दिन मेरा दिल भी तुम्हारे कदमों में बिखर गया था। मुझे उस वक्त तुम पर इतना प्यार आया था कि ये लड़की कितनी पर्सनल है मेरे लिए। मैंने सोच लिया था कि अब उस उन चीजों का मालिक भी मैं ही रहूंगा। अब चूंकि तुम मेरी मेरी हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो मेरे लिए पहनो और मुझे दिखाओ कि मेरी जान उनमें खूबसूरत लगती है कि नहीं। फ्याज का ये थाई रोमानवी और बेबाक अंदाज सुनकर अब इसका चेहरा शर्म से गुलाब की तरह दहक उठा और इसकी सांसें रुक गई। अब बहुत बेशर्म है। अब ने हड़बड़ाकर उसके सीने पर मुक्का मारा और मुंह छुपाने की कोशिश की। तो फ्याज ने उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया। शोहर हो तुम्हारा, अब कैसी शर्म। फ्याज ने उसका भारी दुपट्टा उतार फेंका तो अब्रिश लर्ज उठी। उसकी धड़कनें फ्याज की कुर्बत से बेतरतीब हो रही थी। फ्याज ने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और इसे खोला। उसमें हीरे का इंतहाई खूबसूरत और नफीस नेकलेस जगमगा रहा था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है मेरी जान, और इस कार्ड की पेमेंट भी। फ्याज ने वो नेकलेस निकाला और अब्रिश की गर्दन में पहनाने लगा और पहनाते उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए थे। अब्रिश तो जैसे पिघल रही थी।
ये कार्ड, ये दौलत, ये घर और ये प्यास सिकंदर सब तुम्हारा है। आज से तुम मेरी और सिर्फ मेरी। प्यास ने उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त कर दी और अब्रिश ने अपनी मज़ाहमत भी तर्क करके खुद को मुकम्मल तौर पर अपने शौहर के हवाले कर दिया। उस रात कमरे की दीवारें उनकी मोहब्बत, नोक-झोंक और एक नए सफ़र की आगाज़ की गवाह बनी, जहाँ कोई गलत फहमी नहीं थी, सिर्फ जज्बात की शिद्दत और पाकीज़ा मोहब्बत थी। अगली सुबह वलीमा की तकरीब थी। जब अब्रिश की आँख खुली, वो फ़ियाज़ के सीने पर सर रखे सो रही थी। उसे मुस्कुराकर अपने सोए हुए शौहर को देखा, जो सिर्फ उसका था और जिसने उसे बहुत सताया था, मगर एक ही दिन में जैसे उसका चैन और वो करार बन गया था। फ़ियाज़ ने भी अपनी आँखें खोलती उसे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। सुबह बखैर। वलीमा बहुत धूम-धाम से हुआ। अब्रिश ने ग्रे कलर का बहुत ही नफीस लहंगा पहना था और फ़ियाज़ ने थ्री पीस सूट पहना था। वो दोनों स्टेज पे बैठे थे और परफेक्ट मचलना लग रहे थे। विशाल और ईशा उन्हें छेड़ रही थी और फ़ियाज़ भी अब उनके मज़ाक का जवाब मुस्कुरा कर दे रही थी। तभी फोटोग्राफर ने कहा, सर प्लीज एक पोज दीजिए। फ़ियाज़ ने अब्रिश के कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ उगाया और अब्रिश ने शर्माते हुए मुस्कुरा कर फ़ियाज़ की तरफ देखा। फ्लैश चमका और वो लम्हा हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया।